नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टर्म 2 का सेट 1। टर्म 2 का सेट 1 क्लास 10th का विषय विज्ञान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन ए है, कह रहा है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग को 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं आप लोग को सभी प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। आप लोग को जो मन आए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, पाँच गो का ही आंसर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो सभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो पहला का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे लिखिएगा दोस्तों, तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। एकदम हैंड राइटिंग आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग को 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो 2 क्वेश्चन पूछा था, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा था, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होते हैं वो पूछा था। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप लोग को लिख देना है, 1 कूलाम होता है। और इसके बाद नीचे लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के घात -19 कूलाम। अब दूसरा क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। यानी कि आप लोग को बताना है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो किस भौतिक राशि को मापने में उसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तर आप लोग को लिखना है, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछा था, वोल्ट मीटर का प्रयोग और इसे कैसे संयोजित करते हैं। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग को आंसर लिखना है, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा में है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आप लोग को लिखना है। तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, CnH2n-2। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल का प्रयोग आप लोग जान रहे हैं, उसमें किस पौधों को चुना गया यही आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मोटर को चुना था। तो मेंडल का जो प्रयोग है उस प्रयोग में मोटर को चुना गया था। जिस पौधा का मेंडल प्रयोग किया था वो मोटर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दें। जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण आप लोग को लिखना है। तो उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, कागज, सूती कपड़ा आदि। तो एक ही पूछा था आप लोग, कागज, सूती कपड़ा, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। पहले निम्नीकरण का मतलब समझिए। जैव निम्नीकरण जो आप जिसका अपघटन हो सके उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कागज है, कागज को आप लोग रख दीजिएगा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को रख दीजिएगा तो प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता है। तो जो जिसका अपघटन हो सके उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, और जिसका नहीं हो सके उसका अनिम्नीकरण कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक मतलब आप लोग समझते हैं पेड़ पौधे। हम लोग सब पेड़ पौधे पर ही निर्भर हैं, इसलिए उसको उत्पादक कहते हैं। यानी कि सर्वप्रथम हम लोग को वहाँ से ही भोजन मिलता है, इसलिए उत्पादक उन लोग को कहते हैं। तो उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं, यानी कि पेड़ पौधा अपना ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, अपना कैसे भोजन बनाते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल तथा CO2 गैस पर निर्भर रहता है। आप लोग जानते हैं कि उत्पादक जो है, यानी पेड़ पौधा जो है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और CO2 गैस चाहिए। सेक्शन ए अब हम लोग देख लिए। अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी में है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का है और 5 प्रश्नों का, इनमें भी प्रश्न 5 गो का ही आंसर देना है। तो मैं आप लोग को सभी का आंसर बता दूंगा, जो आप लोग को सही लगे उसे आप लोग लिख सकते हैं।
तो पहला है क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। यानी कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए और किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट से होकर गुजरता है। तो आप लोग उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश की प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम की आवेश अगर प्रवाह हो रहा है तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। और पूछा था कि अब सेकंड था कि आवेश बराबर दिया है 500 कूलम और टाइम दिया है 10 मिनट, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में तो 600 सेकंड हो जाएगा। और आई हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि 1 एम्पियर पूछा है कि विद्युत धारा कितना प्रवाह होगा। तो आप लोग जानते हैं कि Q बराबर यानी कूलम बराबर एम्पियर गुना समय होता है, और इसको आई में कन्वर्ट करेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो Q/T हो जाएगा। और बराबर 500 देखिए कूलम का आवेश है 500 और टाइम है 600, इसको भागा देंगे तो 0.833 एम्पियर आएगा। अब है नवा क्वेश्चन, नवा में है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो ए है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ए का आंसर लिखना है आप लोग, किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। यही आप लोग को बताना है कि किस प्रकार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने पर कौन सा परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है। तो आप लोग को लिखना है, किसी पदार्थ के किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। और बी है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आप लोग को परीक्षा में जस्ट ऐसा ही लिखना है, इसीलिए आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला है चालक की लंबाई पर, और दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और तीसरा है चालक के पदार्थ के प्रकृति पर कि वह चालक कैसा है। अब है 10 क्वेश्चन। 10 है, विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु का क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर आप लोग को लिखना है, इसका निम्न कारण है कि मिश्र धातुओं का क्यों बनाया जाता है। इसका निम्न कारण यह है कि पहला है, मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधक होता है वो अधिक होता है। और दूसरा है, मिश्र धातु अधिक गलनांक वाले होते हैं, उन लोग का गलनांक अधिक होता है। और तीसरा है, इनमें सरलता ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है, ये सरल से नहीं जलते हैं। 11 क्वेश्चन है, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें, यानी कि ऐसा आप लोग को उदाहरण लिखना है जिससे कि पर्यावरण को क्षति न हो, यानी कि पर्यावरण को बचाए। तो आप लोग इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, 3 पर्यावरण हितैषी निम्नलिखित हैं। पहला है, प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना। आप लोग देखते हैं कि बाज़ार में प्लास्टिक 2 प्रकार के आने लगे हैं, एक कपड़े का और एक थैले का। तो आप लोग को प्लास्टिक का और एक कपड़े का, तो आप लोग को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, प्लास्टिक का एकदम उपयोग नहीं करना है। आप लोग को कपड़े की थैली का उपयोग करना है, और हो सके तो बाज़ार में अपना झोला लेकर जाना है जिससे कि पर्यावरण को क्षति न हो। और दूसरा है, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग करना। तो गाड़ी भी आप लोग को बहुत क्षति कर रहा है, पर्यावरण को बहुत प्रदूषित गाड़ी किया है। और तीसरा, हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना। और बहुत सारे आप लोग अपने से एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12 है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो उत्तर आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, विभिन्न वर्गों के जीवों के वे अंग जो किसी की संरचना और विकास में समान हो, जो कि संरचना और विकास में समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण आप भी पूछा है, तो पक्षियों के पंख और मनुष्य के हाथ। तो आप लोग देखिएगा कि पक्षियों का पंख और मनुष्य का हाथ एक जैसा होता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, पक्षियों का पंख और मनुष्य का हाथ एक जैसा होता है, लेकिन इन लोग का कार्य भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। पक्षियों का पंख जो होता है वो उड़ने के लिए काम में आता है, और मनुष्य का हाथ जो है वो किसी और काम करने के लिए में प्रयोग होता है।
तो होगा ना पक्षियों का पंख और मनुष्य का हाथ। पक्षियों का पंख और मनुष्य का हाथ का विकास और संरचना एक एक है, लेकिन इनका काम अलग अलग है। अब है क्वेश्चन 13, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, पारितंत्र में अपमार्जकों मृत पौधे, जंतु तथा जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन करते हैं। मृत पौधे तथा जंतु के अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार अपमार्जक पारितंत्र को साफ रखते हैं। जैसे कि कोई जानवर मर गया तो उसको अपघटित कौन करेगा, अपमार्जक करेंगे। ये तो वही करता है अपमार्जक किसी मृत पदार्थ को, यानी कि और कोई भी पदार्थ जो निम्नीकरणीय हो उसको अपघटित करता है और मिट्टी में मिला देता है ताकि वो पर्यावरण को शुद्ध कर सके। तो पर्यावरण को शुद्ध करने में अपमार्जक का काम होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी आप लोग को बताना है और उदाहरण भी देना है। तो उत्तर है, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक को एक ही क्रियात्मक समूह वाले रासायनिक दृष्टि से समान तथा एक ही सामान्य सूत्र से प्रकट किया जा सकता है सकने वाले यौगिक के समूह में बांटा जा सकता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आएगा, फिर से एक बार पढ़िए। कार्बनिक यौगिक को एक ही क्रियात्मक समूह वाले रासायनिक दृष्टि से समान तथा एक ही सामान्य सूत्र से प्रकट किया जा सकने वाले यौगिक के समूह में बांटा जा सकता है। ऐसे यौगिक को, ऐसे जो समूह को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण होता है, उदाहरण में है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इत्यादि और होते हैं। जैसे एल्केन में बहुत सारे आ जाएंगे तत्व, यानी कि यौगिक। एल्केन में बहुत सारे यौगिक आ जाएंगे, इसलिए इसे यह एक समजातीय श्रेणी हुआ। अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन 15 है, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए इसका आंसर है, यदि प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को, याद रखिएगा, प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे सिरे को तीसरे तार के प्रथम सिरे के साथ जोड़कर परिपथ पूरा किया गया हो तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आप लोग यहाँ चित्र से समझिए। ये देखिए, प्रथम प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है। तो प्रथम प्रतिरोध के ये देखिए दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा गया है। ऐसे क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं V1 V बराबर, यानी कि यहाँ देखिए कुल विभवांतर V है, यहाँ से V निकल रहा है। ये देखिए V निकल रहा है और V1 V2 V3 में बदल जा रहा है। तो तीनों को, इसको और इसको मिला देंगे तो V बन जाएगा। ये वही लिखा है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और दोनों ओर I से भाग दे दिया गया है, I एम्पियर से भाग दे दिया गया है। तो इसका भाग V बटा I हो जाएगा, V1 बटा I हो जाएगा, प्लस है V2 बटा I हो जाएगा, V3 बटा I हो जाएगा और इसको समीकरण 1 मान लिया जाता है। और इसके बाद ओम के नियम से चलते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर होता है IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3 और R बराबर हो जाएगा V1 बटा 1 और R2 बराबर हो जाएगा V2 बटा I, सॉरी यहाँ I है, और R3 बराबर हो जाएगा V3 बटा I। एम्पियर तो नहीं बदलेगा। समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ देखिए 1 है, इसमें इसका मान रख देंगे तो आ जाएगा VI बटा R और R बराबर इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका समीकरण या व्यंजक प्राप्त हो गया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए परिपथ आरेख में, देखिए ये परिपथ आरेख आप लोग
पहले इसे देखिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़े गए तो इसे समांतर श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो ये समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब आगे प्रश्न पढ़िए, प्रतिरोध R1 R2 R3 R1, यहाँ देखिए R1 R2 R3 का मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है तथा इनमें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया जाता है। तो ए परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, बी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करना है और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा की परिकलन करना है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो भी बताना है। तो पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। R1 बराबर 5 ओम दिया है, R2 बराबर 10 ओम दिया है और R3 बराबर 30 ओम दिया है और विभवांतर 12 वोल्ट दिया है। तो आप लोग सूत्र जानते हैं, 1/R समांतर श्रेणी का सूत्र याद कीजिए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और जितना भी प्रतिरोध है उसको बढ़ा सकते हैं। तो 1/R बराबर यहाँ देखिए 1/R बराबर 1/R1 यानी कि 5, R2 कितना है 10 है और R3 है 30। तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका आएगा 1/3। 1/R बराबर 1/3 आ जाएगा। R बराबर यानी कि कुल प्रतिरोध बराबर 3 ओम आ जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इसका कुल धारा भी ज्ञात करना है। तो I बराबर V/R होता है, आप लोग जानते हैं ओम के नियम से भी I बराबर V/R यानी कि V बराबर I/R, V बराबर IR। तो इसका एम्पियर निकालेंगे तो 4 ओम आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक का एम्पियर भी ज्ञात करना है। तो I1 I2 I3 हम लोग मान लेते हैं। I1 का हो जाएगा V बराबर R1, R1 का वैल्यू है 5 और V हम लोग निकाले हैं 12 दिया है प्रश्न में ही, तो 2.4 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा और 0.4 एम्पियर हो जाएगा। अब है धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखना है, बहुत ही सिंपल। तो उत्तर है धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा अंतर हो जाएगा, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और अधातु हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अब है 18 क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर का नाम भी बताइए। तो ये रहा 5 नंबर का उत्तर आप लोग के सामने। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। उदाहरण आप लोग को देना था, घास टीडा को खाएगा, घास को टीडा खाएगा, टीडा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा, सांप को चील खा जाएगा। तो इसका उदाहरण से भी आप लोग समझ सकते हैं। और ये कह रहा है कि अब इसको स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ घास प्रथम पोषी स्तर या उत्पादक है, घास उत्पादक है, आप लोग जानते हैं। फिर टीडा घास को खाता है इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता टीडा हुआ। फिर घास को मेढक खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। और अब मेढक को सांप खाएगा इसलिए सांप तृतीय उपभोक्ता में आएगा। इसी प्रकार पोषी स्तर का निर्माण होता है। अब है 19वां के क है, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। और है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। तो ए का आंसर यहाँ है ए का है, माता पिता का वो लक्षण जो संतान में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और पूछा है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि वो प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विप्रवासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे के स्वपरागण द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ है और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी होता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं बना हो तो कमेंट में बताइए, उसका पर्सनल वीडियो बन जाएगा।